children, I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today we are going to discuss the topic determinants of demand for class 11th. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से हमें क्या समझना है कि हमें उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जिस पर डिमांड डिपेंड करती है, यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डिमांड को चेंज करने पर मजबूर करती हैं कि कब हम उन चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदते हैं और कब हम उन चीज़ों को कम ख़रीदते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट्स का एक्सप्लेनेशन है ये दो तरह से किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यानी जहाँ हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो एक इंडिविजुअल पे इफेक्ट डालते हैं, यानी उसकी डिमांड बढ़ या घट सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब पर ये अप्लाई हो। तो इन फैक्टर्स को हम इंडिविजुअल पर रखकर डिस्कस करेंगे। इसी तरह कुछ डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जो पूरी होल मार्केट डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, जहाँ पर पूरी इकॉनमी में हम एक नोटिस करेंगे कि उनके चेंज होने से पूरे एज अ होल मार्केट की डिमांड या देश की डिमांड बदल रही होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यानी हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक कंज्यूमर की डिमांड को बदलने में। तो जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस ऑफ ओन गुड, यानी उस अपने प्रोडक्ट की प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज आया, बढ़ी या घटी, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि डिमांड पे इफेक्ट होगा। जैसे पिछले टॉपिक में हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ को अगर हम यहाँ लिंक करें तो यू विल सी हायर द प्राइस ऑफ अ गुड लेसर विल बी इट्स डिमांड, यानी एक तरह से इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, अगर उसकी प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। लेकिन ऐसा तभी होता है व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इसके लिए मैंने एक टेक्निकल वर्ड बताया था, सेट्रस पेरिपस। अगर याद रहता है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी मार्केट में जो बाकी फैक्टर्स हैं अगर हम उनको कांस्टेंट मान के चलें तो डेफिनेटली यू विल से लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क एंड हायर द प्राइस लेसर विल बी द डिमांड, लेसर द प्राइस मोर विल बी द डिमांड, यानी कि सस्ता होने पर वो चीज़ ज़्यादा ख़रीदी जाएगी, महंगा होने पर वो चीज़ कम ख़रीदी जाएगी। ये हमारा पहला पॉइंट कहता है प्राइस ऑफ ओन गुड, जिसमें कंडीशन ज़रूरी है कि बाकी अदर फैक्टर्स का कोई यहाँ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, सेकेंड हमारा फंक्शन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकेंड हमारा कंपोनेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले आते हैं रिलेटेड गुड्स में नंबर 1 सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्योंकि रिलेटेड गुड दो तरह के और दोनों का नेचर अलग है, इसलिए हमें दोनों को अलग से एक्सप्लेन करना होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक पीना है और अगर आपको पेप्सी की ज़रूरत है और पेप्सी ना मिले तो उसकी जगह पर आप कोक पी सकते हैं। दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट। सपोज यू नीड अ सोप टू बाथ, देन इन दैट केस अगर आपके पास मान लीजिए सिंथॉल अवेलेबल नहीं है तो आप लिरिल से नहा सकते हैं। सो दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट गुड। कि कॉफ़ी नहीं मिली तो आप उसकी जगह टी पी सकते हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंटरडिपेंडेंट गुड्स होते हैं, यानी एक गुड का यूज़ दूसरे गुड पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम एक गुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साथ उसका दूसरा गुड भी लेना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार, कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो कार पेट्रोल से चलती है। एसी है या कूलर है, उनकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ सकता है अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस चेंज होती है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस को समझेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड के केस में आप नोटिस करेंगे एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी एक की प्राइस का बढ़ना दूसरे की डिमांड को बढ़ाता है। इसको हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए, तो जो लोग पेप्सी पी रहे हैं उनके लिए पेप्सी एक्सपेंसिव हो गई, तो अब वो लोग क्या करेंगे? कोक की डिमांड करेंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोक की प्राइस में तो चेंज नहीं आया, पेप्सी के दाम बढ़ जाने से वो एक्सपेंसिव हो गया और उस वजह से अब वो लोग कोक पर स्विच ओवर कर गए। इससे क्या प्रूफ होता है कि इट मीन्स देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पेप्सी एंड कोक। जबकि दूसरे केस में अगर हम आएँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये इंटरडिपेंडेंट गुड्स होते हैं, यानी एक का यूज़ दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। जैसे पेट्रोल और कार या इलेक्ट्रिसिटी और एसी, तो यहाँ पर एक का सस्ता होना दूसरे की डिमांड को बढ़ाएगा।
मान लीजिए पेट्रोल सस्ता हो जाए तो पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, बाइक है, स्कूटी है, कार, उनकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि कार और बाइक तो एक बार ख़रीदना है उनको, लेकिन पेट्रोल रोज़ डलवाना है। तो वो देखेंगे पेट्रोल सस्ता हो गया है तो अब हम कार या बाइक ज़्यादा चला सकते हैं। तो पेट्रोल का सस्ता होना कार या बाइक की डिमांड को बढ़ाता है एंड वाइस वर्सा। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो उस जिनसे चीज़ें पेट्रोल से चलती हैं उनकी डिमांड में कमी आएगी। स्कूटी, बाइक हो सकता है लोग कम ख़रीदें और हो सकता है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ चले जाएँ। तो इसका मतलब यहाँ पर एक इन्वर्स रिलेशन होता है। इसमें हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और एसी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम कर दे तो बिल कम आने लगेगा, तो डेफिनेटली कुछ लोग एसी लगा लेंगे कि बिल कम आ रहा है तो अब हम एसी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्वर्स रिलेशन हुआ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो उनको लगेगा बिल ज़्यादा आएगा तो महंगा पड़ेगा, तो वो एसी नहीं खरीद कर कूलर खरीदेंगे। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में हमने देखा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी और एसी में इन्वर्स रिलेशन है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमने देखा जैसे कोक और पेप्सी में एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये इफेक्ट हमें याद रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि क्या कंज्यूमर की इनकम बढ़े और घटे तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि प्राइस का बढ़ना हमेशा डिमांड को बढ़ाएगा। यहाँ भी हमें समझना होगा कि इन दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड से क्या सेंस है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें डेली यूज़ में इस्तेमाल करनी होती हैं, आज भी करनी है, कल भी करनी है। जैसे खाना पकाने के लिए एडिबल ऑयल की ज़रूरत आपको आज भी पड़ेगी, कल भी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर हमें एडिबल ऑयल थोड़ा ज़्यादा ख़रीद लें, कब ख़रीद लें? जैसे अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में एडिबल ऑयल ख़रीद सकते हैं। आगे के लिए भी हमें चाहिए हो सकता है हम एक हफ़्ता या महीना भर, 2 महीने का स्टॉक कर लें। तो इसका मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं नॉर्मल गुड जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल आती हैं, कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने पर उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। इट मीन्स देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। जबकि दूसरे पार्ट पर अगर हम आए, इन्फीरियर गुड किसको कहते हैं? जो थोड़ी घटिया वस्तुएं होती हैं, जिनको थोड़ा लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। कि इफ़ वी कंपेयर टू गुड्स, उनमें एक गुड थोड़ा हाई प्राइस्ड होगा, एक लो प्राइस्ड होगा। सपोज वी कंपेयर एसी विद कूलर, तो डेफिनेटली एक डेजर्ट कूलर एसी से ज़्यादा आराम नहीं देगा, लेकिन प्राइस वाइज वो लो है। तो इन दैट केस यू विल फाइंड कूलर इज़ एन इन्फीरियर गुड टू एसी। तो अब क्या होगा कि सपोज़ कीजिए एक आदमी जो कूलर ख़रीदने का इरादा रखता है, मार्केट जा रहा है, सपोज़ उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली उसकी ख्वाहिश है, इच्छा है कि मैं एसी खरीदूँ। तो अगर वो एसी खरीदता है तो डेफिनेटली कूलर की डिमांड कम कर देगा, घटा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड हमारी इनकम के बढ़ने पे घटती है, दे आर इन्फीरियर गुड्स। लेकिन ऐसे गुड जिनकी डिमांड हमारी इनकम के बढ़ने पर बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स। तो इसका मतलब नॉर्मल गुड्स की डिमांड और इनकम में किस तरह का रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि कंज्यूमर की इनकम का बढ़ना नॉर्मल गुड की डिमांड को बढ़ाता है, जबकि इन्फीरियर गुड के केस में कंज्यूमर की इनकम का बढ़ना इन्फीरियर गुड की डिमांड को कम करता है, क्योंकि वो अब एक बेटर प्रोडक्ट लेने की पोजीशन में आ जाता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये क्या होता है? हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है प्रोडक्ट्स के लिए। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़्यादा पसंद है, जिनका टेस्ट अच्छा लगता है, जिनको हम लाइक करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सस्ती हों तभी हम उन्हें ज़्यादा ख़रीदें। सेम प्राइस पर भी या कभी कभी महंगे दाम पर भी हम उन चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं जिनको हम लाइक करते हैं। इसी तरह इसका रिवर्स भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डिसलाइक करने लगते हैं कि अब हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, हमारा टेस्ट बदल गया। तो इवन अगर दुकानदार हमें वो सस्ता भी दे रहा हो उस चीज़ को, तो हम हो सकता है उसे ना ख़रीदें, डिमांड कम कर दें, बिकॉज वी डिसलाइक इट, वी डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ दैट बुक। तो इसका मतलब टेस्ट का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। जिन चीज़ों का टेस्ट हमें अच्छा लगता है, जिन चीज़ों को हम लाइक करते हैं, हम उन्हें महंगे दामों पर भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों का हम डिसलाइक करते हैं या जिसके लिए हमारा टेस्ट अनफेवरेबल हो जाता है, वहाँ पर हम उनको सेम प्राइस पर भी, इवन लोअर प्राइस पे भी नहीं खरीदते। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये क्या बताता है कि जैसे हम मार्केट में एक अंदाज़ा लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते रहते हैं कि आगे चलकर क्या ये चीज़ महंगी होने वाली है या सस्ती होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चरल गुड्स में ऐसा होता है। जब फसल आने वाली होती है किसी क्रॉप की, तो हमें पता है कि आगे चलकर सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा। तो हमारा बिहेवियर उसके लिए क्या होता है कि अगर हमें दिख रहा है कि ये चीज़ आगे चलकर हमें महंगी मिलेगी, तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू बाय मोर क्वांटिटी। अभी से हम उसको ज़्यादा लेकर रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है आगे चलकर हमारा बजट बिगड़ेगा, हमें महंगे दाम पर उस चीज़ को ख़रीदना पड़ेगा। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जैसे अगर हमें लग रहा है कि आगे चलकर ये चीज़ और सस्ती हमें मिलेगी, तो दैट मीन्स वी विल बाय इट्स लेस क्वांटिटी। जितना हमें आज भर की ज़रूरत है हम उतनी क्वांटिटी उसकी बाय कर लेंगे, एंड वी वुड लाइक टू बाय मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस, जब आगे चलकर वो सस्ता हो जाएगा। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे प्याज के केस में ऐसा हो चुका है कि वी हैव ऑब्जर्व कि इसका प्राइस बहुत हायर हो चुका है। तो अगर कभी बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे 20 रुपये किलो से 30 हो गया या 40 हो गया, तो हमें लगेगा कि पास्ट में ये 80-100 रुपये किलो जा चुका है। तो ऐसा बढ़ता देखकर हम अभी से उसे थोड़ा स्टोर करना चाहेंगे कि फ्यूचर में कहीं और महंगा ना हो। और अगर ऐसा ही लगे कि ये चीज़ और सस्ती होने वाली है आगे चलकर, मान लीजिए आज 30 रुपये किलो है और नई फसल आ रही है, नई फसल पे ये 10-15 रुपये किलो मिलेगा, तो फिर हम उसकी कम क्वांटिटी लेंगे और वेट करेंगे उसके प्राइस के फॉल होने का, एंड देन वी विल बाय इट्स मोर क्वांटिटी। नाउ वी विल सी सम फैक्टर्स विच आर एज अ होल अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड, यानी जिनका ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल पूरी इकोनॉमी में, पूरी मार्केट पे इफेक्ट दिखाई देता है। लाइक नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी अगर किसी देश में हम ये पाएँ कि वहाँ इक्वलिटी ऑफ इनकम है, लगभग सभी लोगों की इनकम बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा करोड़पति नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, एक ही लेवल की इनकम अचीव करते हैं, तो आप पाएंगे कि उस कंट्री में डिमांड का लेवल हायर होगा, क्योंकि सभी लोग अच्छी खासी ख़रीदारी कर रहे होंगे। बट इफ़ यू विल सी ऑन द अदर हैंड अ कंट्री इज़ हैविंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, करोड़पति अरबपति हैं, और ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द डिफरेंस कि यहाँ लेवल ऑफ डिमांड लो होगा। जैसे हम इंडिया को ले लें तो इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पे इनइक्वालिटी है, तो उस इनइक्वालिटी में हम कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, हो सकता है वो तो अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने में, लेकिन जो ऐसे 20-25% टॉप क्लास के लोग हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं, वो अपनी इनकम का 10-15% भी खर्च नहीं करते होंगे। इन दैट केस द डिमांड का लेवल विल बी लोअर। तो जिन देशों में इक्वलिटी ज़्यादा है वहाँ डिमांड का लेवल हाई होता है, जिन देशों में इनइक्वलिटी ज़्यादा है वहाँ डिमांड का लेवल लो होता है। सेकेंड पॉइंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री में कंट्रोल में है, देन लेवल ऑफ डिमांड विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। लेकिन अगर किसी देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, रैपिड ग्रोथ है, स्पीड ज़्यादा है पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने की, डेफिनेटली मार्केट डिमांड फॉर मैनी गुड्स विल इंक्रीज़। जैसे फूड ग्रेन की डिमांड ज़्यादा होगी, फूड आइटम्स की, कपड़ों की, शेल्टर की, एक्सेट्रा। तो पॉपुलेशन का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है कि if there is increase in population of a country, there will be increase in demand for many goods। तीसरा पॉइंट आता है सीज़न एंड वेदर कंडीशन। मौसम के बदलाव पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हो कि अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में आपके ज़्यादा अम्ब्रेला, रेन कोट की डिमांड होगी, क्योंकि हर जगह बारिशें हो रही हैं, लोग उनसे बचने के लिए इनको ख़रीदेंगे। तो आप मार्केट में देखोगे इस समय छाते और इस समय बरसातियाँ, रेन कोट खूब बिक रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 1-2 महीने बाद आप देखोगे सर्दी आने लगेगी, तो अब अम्ब्रेला और इनकी डिमांड घट जाएगी और वुलन क्लोथ्स की, स्वेटर्स की, ब्लैंकेट्स की, कोट्स की, ब्लेजर्स की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। तो इसका मतलब मौसम पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मौसम बदलता रहता है, जब गर्मियाँ आएंगी तो कॉटन क्लोथ्स की, ठंडी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, सर्दियाँ आएंगी तो गर्म चीज़ें, कॉफ़ी ज़्यादा पी जाएगी, चाय ज़्यादा पी जाएगी, उस समय वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी। तो मार्केट में सीज़न के चेंज होने से भी डिमांड बदलती रहती है। लास्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या रिगार्ड है यहाँ पर? मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स। जैसे आप जानते हो जीएसटी इंडिया में, तो अगर किन्हीं चीज़ों पर गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा दे तो इससे उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हो सकता है उनकी वजह से कुछ चीज़ों की डिमांड में कमी आ जाए, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गवर्नमेंट जीएसटी कम कर दे तो वो चीज़ें चीपर हो जाएंगी और उनकी डिमांड बढ़ने लगेगी। तो एज अ होल पूरे कंट्री में पूरी मार्केट डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टैक्स का इम्पोजिशन एक इनडायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करता है कि अगर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा चीज़ें महंगी होंगी, डिमांड घटेगी। टैक्स कम कर दिया जाएगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह एक और चीज़ इसके अंदर आती है, वो है सब्सिडी। आपने देखा होगा कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर गवर्नमेंट छूट देती है, सब्सिडी देती है। जैसे घरों में हमारे कुकिंग गैस आती है, उस पर हमें सब्सिडी मिलती है। एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीजल पे सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी का पर्पस क्या होता है कि उन चीज़ों को सस्ता रखना, जिससे कि लोग उन चीज़ों को आसानी से खरीद सकें। लेकिन आप देखेंगे सब्सिडी कोई अल्कोहल पे तो नहीं मिलेगी, सब्सिडी गोल्ड ज्वेलरी पे तो नहीं मिलेगी। यानी इसका मतलब जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिनकी मार्केट प्राइस हायर होती है, गवर्नमेंट चाहती है सब्सिडी देकर हम उनको सस्ता रखें, जिससे लोग आसानी से उन्हें खरीद सकें। तो जिन प्रोडक्ट्स को सब्सिडी मिलती है वो चीपर हो जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है। और जिन प्रोडक्ट से सब्सिडी विड्रॉ कर ली जाती है, जैसे पेट्रोल से विड्रॉ कर ली गई तो पेट्रोल महंगा हो गया, तो थोड़ा उसकी डिमांड में कमी आई होगी। I think I made you this topic, determinants of demand, individual and market made clear.